Hi, this is Ajay Anand and welcome to history classes from excelup.com। इस लेसन में आप भारत में आधुनिक शहरों के विकास के बारे में पढ़ेंगे। जब भारत में उपनिवेश की शुरुआत हुई तब शहरीकरण की गति कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में आप मुख्य रूप से बम्बई के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से बम्बई ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आया, बम्बई में किस तरह से रोज़गार के अवसर बढ़े, आवास की क्या क्या समस्याएं थीं, किस तरह से लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के द्वारा बम्बई का विस्तार किया गया, बम्बई को सपनों का शहर क्यों कहा जाता है, और आधुनिक शहरों से पर्यावरण को क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। शुरू में भारत में शहरीकरण की गति काफ़ी धीमी थी और 20वीं सदी की शुरुआत में भी देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा 10% के आसपास ही शहरों में रहता था और इनमें से ज़्यादातर लोग प्रेसिडेंसी शहरों में रहते थे, जो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता है। इनको प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इलाके थे उन पूरा हिंदुस्तान का, उसको 3 प्रेसिडेंसी में बांटा हुआ था और ये सब शहर उनकी राजधानियां होती थी। ये शहर व्यवसाय और राजनीति के केंद्र थे और इसलिए वहाँ पर लोग पलायन करके जाते थे, व्यापारी जाते थे और काफ़ी लोग जाते थे और इस तरह से इनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी, महत्व बढ़ने लगा। 1872 में बम्बई की आबादी 6,44,000 थी, जो कि 1941 में बढ़कर 15 लाख हो गई, मतलब 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा। अब देखते हैं बम्बई का इतिहास। 17वीं सदी तक बम्बई पुर्तगाल के अधीन था। फिर 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हुई और पुर्तगाल ने दहेज में बम्बई इंग्लैंड को दे दिया। तो इस तरह से बम्बई पुर्तगालियों के हाथ से ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में आ गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कामकाज सूरत से बम्बई शिफ्ट कर लिया। उस समय तक गुजरात में, खासकर से सूरत में कपास का काम होता था और भी व्यवसाय हुआ करता था। वो सारे व्यवसाय धीरे धीरे बम्बई की ओर शिफ्ट करने लगे और 19वीं सदी का अंत आते आते बम्बई एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया। शहर में रोजगार कैसे फैला? 1819 में एंग्लो मराठा वार में जब मराठों की हार हो गई तो उसके बाद बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कपास और अफीम के व्यापार में वृद्धि हुई और इसके कारण काफ़ी व्यवसायी धीरे धीरे बम्बई की तरफ आने लगे और वहाँ बसने लगे। 1850 के दशक में बम्बई में कपड़ा मिलों की शुरुआत हुई और अगले 8-10 सालों में बम्बई में कपड़ा मिलें बढ़ने लगी। 1921 तक बम्बई में 85 मिलें थी जहाँ के सूती कपड़े बनते थे और इन मिलों में कुल 1,46,000 मजदूर काम करते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़े थे। अब देखते हैं जनसंख्या में क्या हुआ। 1881 से 1931 के बीच जो बम्बई की आबादी थी उसका सिर्फ 1/4 ऐसे लोगों से था जिनका जन्म बम्बई में हुआ था और 3/4 यानी 75% जो है वो उनका जन्म बम्बई में नहीं हुआ था, वे अप्रवासी थे, यानी पलायन करके आए थे बाहर से। महिलाओं की भागीदारी भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि 1919 से 26 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि मिल मजदूरों का 23% महिलाओं से था, मतलब वहाँ पर 23% जो वर्कर्स थी वो महिलाएं थी। बाद में लेकिन यह घटकर 10% हो गया। रेल के प्रसार ने भी पलायन को काफ़ी बढ़ावा दिया और आसपास के इलाकों से, बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग पलायन करके बम्बई की तरफ आने लगे ताकि वहाँ कुछ आजीविका के अवसर ढूंढ सके। अब जैसे एक उदाहरण है कि 1888-89 में कच्छ में अकाल पड़ा था। फिर वहाँ के लोग अकाल से बचने के लिए भाग करके बम्बई आ गए, लेकिन 1898 में बम्बई में प्लेग का डर फैला हुआ था बहुत ज़्यादा। तो बम्बई की अथॉरिटीज़ ने क्या किया कि 1901 आते थे, इनमें से लगभग 30,000 लोगों को फिर से वापस भेज दिया उनके अपनी जगह। आवास। लंदन की तुलना में बम्बई में ज़्यादा भीड़ भाड़ थी।
अब कुछ आंकड़े को देखते हैं। 1840 के दशक में लंदन में प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज जमीन उपलब्ध थी, जबकि बंबई में प्रति व्यक्ति 9.5 वर्ग गज जमीन ही उपलब्ध थी। मतलब इसका 1/10 से भी कम। लंदन में औसतन एक घर में 8 लोग रहते थे, जबकि बंबई में एक घर में औसतन 20 लोग रहते थे। मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा आबादी, ज़्यादा समस्या। 1800 के दशक में बॉम्बे फोर्ट को शहर का दिल माना जाता था और यहाँ पर 2 तरह के इलाके थे। एक इलाके होते थे नेटिव लोगों के लिए, जहाँ के लोकल लोग रहते थे, स्थानीय लोग रहते थे, और दूसरा इलाका गोरे लोगों के लिए होता था, जहाँ पर कि बड़े बड़े मकान थे, चौड़ी सड़कें थी, नालियाँ थी, सारी सुविधाएं थी। लेकिन 70% से अधिक मजदूर चौल में रहते थे और 90% मजदूर गिरन गांव में रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियां गिरन गांव में हुआ करती थीं। अब चौल ऐसी चीज़ है, चौल से शायद हर कोई परिचित होगा। जो बंबई या आसपास के इलाकों में रहते हैं वो तो भली भांति जानते हैं। जो बंबई में नहीं भी रहते हैं उन्होंने किसी न किसी सिनेमा में चौल को जरूर देखा होगा। एक चौल अमूमन 4 से 5 मंजिला इमारत होती है और हर मंजिल पर 8 से 16 कमरे होते हैं। एक चौल जो होता है वो यूजुअली बड़े से आंगन के चारों तरफ बना होता है, लंबी सी बालकनी होती है, आगे की तरफ बालकनी होती है, पीछे की तरफ कमरे की कतारें होती हैं। इन कमरों को बंबई की भाषा में, लोकल भाषा में खोली भी कहते हैं और इसी में लोग रहते हैं। शुरू में 19वीं सदी की शुरुआत में जो मजदूर होते थे उनके रहने के लिए स्थानीय लोगों ने चौल बनवाए थे ताकि उनसे कुछ किराया कमा सके। लेकिन चौल की समस्या यह थी कि आज भी है कि कमरे बहुत छोटे होते हैं, बहुत तंग होते हैं, इसमें बड़ा मुश्किल होता है रहना और किराया इतना अधिक होता है कि एक ही परिवार के हो सकता है 8-10 लोग एक ही कमरे में रहें, या 8-10 एक जाति के लोग या मित्र मिलकर के एक चौल में शेयर करते हैं। और इन चौलों में कोई प्राइवेट टॉयलेट नहीं होता। एक फ्लोर पर हो सकता है 1 टॉयलेट हो या 4 टॉयलेट हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चूंकि घरों के अंदर जगह कम होते हैं तो ज़्यादातर काम लोग खुले में करते हैं, जैसे कपड़े धोना, कुछ लोग तो खाना भी बाहर बनाते हैं, गप्पे मारना। जो पुरुष होते हैं अक्सर बाहर सोते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जो खुली जगह होती है, आंगन होता है या कहीं कोई खुला मैदान हुआ, तो बाकी कामों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उस ज़माने में तमाशे वाले आते थे, फेड़ी वाले आते थे, वहाँ पर अखाड़े भी लगते थे, कुश्तियाँ होती थी और शराब की दुकानें भी लगा करती थी। तो इस तरह से जो चौल का जो खुला एरिया होता था वह सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता था। लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या थी और भी कई समस्याएं थीं। नीची जाति के लोगों को चौल में घुसने की मनाही थी, उनको कोई किराया नहीं देता था और उनको अक्सर कहीं पर टिन से, बांस से या बेकार पड़े सामानों से झोपड़ियां बनाकर रहना पड़ता था। फिर स्थिति को सुधारने के लिए 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसने काफ़ी प्लान बनाया और 1918 में इस प्लान के तहत 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया, जिसमें से केवल 14,000 लोगों को पुनर्वासित किया गया, बाकी लोग ऐसे ही सड़क पे आ गए। रेंट एक्ट भी लागू किया गया 1918 में ताकि किरायों पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब रेंट एक्ट आया तो जो किराए पर घर लगाते थे उन लोगों ने किराए पर से घर उठाना बंद कर दिया, तो उससे और ज़्यादा किल्लत होने लगी कमरों की। फिर लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, बंबई का विकास जो हुआ है वह लैंड रिक्लेमेशन के कारण हुआ है। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब है कि समंदर में जनरली चट्टान, पत्थर, मिट्टी भर के ज़मीन तैयार करना और उस पर शहर बसाना, और ऐसा दुनिया में कई जगहों में होता आया है। जैसे सिंगापुर एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर एक मैन मेड बीच भी बनी हुई है, एयरपोर्ट भी है लैंड रिक्लेमेशन के कारण। तो बॉम्बे मूल रूप से 7 द्वीपों से बना हुआ था। यह उस जमाने का नक्शा है जब लैंड रिक्लेमेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो इन 7 द्वीपों के नाम हैं माहिम,
परेल, वर्ली, मझगांव, बॉम्बे, कोलाबा और लिटिल कोलाबा। इन सब द्वीपों पर पहाड़ियाँ भी होती, जैसे मलाबार हिल आपने नाम सुना होगा, या पाली हिल। तो इन पहाड़ों को तोड़ के चट्टान इकट्ठा किए गए, पत्थर इकट्ठा किए, जिनको भर करके ये जो खाली जगह है, पानी वाला एरिया होता था, इनको भर के ज़मीन तैयार की गई और धीरे धीरे बम्बई का निर्माण हुआ। पहला रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 1784 में शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1870 जाते जाते बम्बई का जो क्षेत्रफल था वह बढ़ के 22 वर्ग मील हो गया। आपने मरीन ड्राइव का नाम सुना होगा, काफ़ी मशहूर इलाका है बम्बई का। नवी मुंबई का नाम सुना होगा। इन सब का निर्माण रिक्लेमेशन द्वारा ही हुआ है। सपनों का शहर, बम्बई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। बम्बई में बहुत समस्या है, भीड़ भाड़ है, प्रदूषण है, किराए पर मकान बहुत महंगे मिलते हैं, रहना मुश्किल है। फिर भी बम्बई में इतने सारे अवसर हैं कि देश के कोने कोने से लोग पलायन करके बम्बई पहुंचते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और कई लोगों ने वहां पहुंच करके बिल्कुल आसमान को छुआ है। तो इस कारण से बम्बई को सपनों का शहर कहा जाता है। एक और कारण है कि बम्बई हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र है और भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदी में बनती हैं, बम्बई में ही बनती हैं। वहाँ भी लोगों के सपने पूरे होते हैं। 1899 में HS भातवरेकर नाम के एक आदमी ने एक कुश्ती मैच को रिकॉर्ड किया था, उसकी मूवी बनाई थी। तो तब से कह सकते हैं बम्बई में फिल्मों की शुरुआत हुई। फिर 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और 1940 का दशक आते आते बम्बई की फिल्मों ने अच्छा खासा कारोबार करना शुरू किया। 1987 का आंकड़ा बताता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बम्बई में 5,20,000 लोगों को रोजगार मिला होता, मतलब इतने लोग वहां पर काम कर रहे थे। तो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री मुख्य रूप से आप प्रवासियों द्वारा बनाई गई है। जो शुरू में यहाँ पर लोग आए थे वह पंजाब से आए थे, जो अनडिवाइडेड पंजाब होता था वहाँ से आए थे, खासकर से लाहौर के लोग काफ़ी थे। तो आज भी आपको बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी काफ़ी दिखेंगे। इसके अलावा बंगाली भी आपको दिखेंगे और भारत के दूसरे प्रांतों के भी लोग दिखते हैं। तो भारत के कोने कोने से आए लोगों ने अपने दुख दर्द बांटे, उन पर कहानियां बनाई, उन पर फिल्में बनाई। तो यदि यह कहा जाए कि इस तरह से उन्होंने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया, यानी एक नेशनल कैरेक्टर दिया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शहर और पर्यावरण की चुनौती। जब 19वीं सदी में औद्योगिकरण हुआ, शहर बसने लगे, तो वहाँ पर जो ईंधन इस्तेमाल होता था फैक्ट्रियों में वह कोयला था और कोयले की वजह से धुआं निकलता था बहुत ज़्यादा, जिससे वायु प्रदूषण होता था। इंग्लैंड के शहरों में आसमान हमेशा सलेटी दिखता था। कई लोगों को लगता था कि शायद आसमान का रंग ही सलेटी है, क्योंकि उन्होंने नीला आसमान देखा ही नहीं था। फिर बाद में इस सबसे बचने के लिए 1840 में डार्बी, लीड्स और मैनचेस्टर में धुआं नियंत्रण कानून बनाए गए, लेकिन वो काफ़ी सफल नहीं हुए, क्योंकि उद्योगपति प्रदूषण नियंत्रण के मद में ज़्यादा पूंजी लगाने से हमेशा से कतराते रहते थे। खैर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का और विकास हुआ, कोयले की जगह बिजली ने ले ली, तो प्रदूषण पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। भारत में भी यही समस्या रहती थी। भारत के कोयले में समस्या है कि इस कोयले में धूल बहुत ज़्यादा है और फैक्ट्रियों में, रसोई घरों में कोयले का इस्तेमाल होता था ईंधन के तौर पे। उसकी वजह से पूरे शहर में राख उड़ती रहती थी। राख के आप कह सकते हैं बादल छाए रहते थे, जिससे बहुत समस्या होती थी, सांस की बीमारी होती थी, चिड़चिड़ापन होता था। सबसे पहले कलकत्ता में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए गए और धीरे धीरे बाकी जगह कानून बनने लगे। आज भी प्रदूषण की समस्या उतनी ही विकट है। जैसे आप हर साल सुनते होंगे कि जब जाड़े की शुरुआत होती है दिवाली से कुछ पहले, तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग की समस्या होती है और बताते हैं कि पराली जलाने से होती है, लेकिन पराली अकेले जिम्मेदार नहीं है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कारखाने हैं, उनकी वजह से प्रदूषण होता है और फिर स्मॉग की समस्या शुरू होती है।
तो आपने देखा कि किस तरह से भारत में शहरीकरण की शुरुआत हुई। बम्बई किस तरह से पुर्तगाल के से ब्रिटेन के हाथों चला गया। फिर बम्बई में जब सूती कपड़े की मिलें लगने लगी तो वहाँ पर पलायन करके मजदूर आने लगे और बम्बई की जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर वहाँ पर जो लोग आए उनको आवास की समस्या होने लगी और बम्बई का विस्तार किस तरह से लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया। फिर आपने ये भी पढ़ा कि बम्बई को सपनों का शहर क्यों कहते हैं और आधुनिक शहर से पर्यावरण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।